डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग पिछले लेक्चर में कुछ 1 2 3 लेक्चर में हमने क्या किया है, बेसिक कुछ चीजों को हमने जाना। बट जो हम पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन पढ़े थे उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें कुछ रूल्स पढ़ने, जैसे अफबो प्रिंसिपल आपको पढ़ना था, हुंस रूल पढ़ना है, आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ना है। तो उन सारे रूल्स को पढ़ने से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें जाननी चाहिए, जो हमें समझनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये जरूरी समझता हूं कि आपका सिलेबस स्टार्ट किया जाए, 11th का जो सिलेबस है आपका उसको स्टार्ट किया जाए। और उसी क्रम में मैं आज आपके लिए आपका फर्स्ट चैप्टर जो है द मोल कंसेप्ट, या आपके चैप्टर में उसका नाम क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, हम उसी पर बात करने जा रहे हैं। या उसी को आप उस चैप्टर को एक अच्छा सा नाम दे पाते हो, द मोल कंसेप्ट। देखिए ये जो वर्ड आपके सामने में है बउआ, ये मोल वर्ड जो है आपके सामने में, ये इंटायर केमिस्ट्री है, यही समझ लीजिए आप। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री आपने 3 ब्रांच पढ़ने हैं आपको, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। क्लास 11th का जो फिजिकल का जो चैप्टर सब है, जिसमें आपको द मोल कंसेप्ट जब का फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर आपका आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आप उसे कहते हो। थर्ड चैप्टर जो आपका आने वाला है वो है तो आपके अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो थर्ड चैप्टर आपका होगा द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। उसके बाद आपका होगा थर्मोडायनामिक्स और फिर इक्विलिब्रियम। तो ये जो 5 चैप्टर है, दीज 5 चैप्टर्स आर, आप कह सकते हो, द बेस ऑफ केमिस्ट्री, द बेस ऑफ एनी एग्जामिनेशन। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये 5 चैप्टर जाने बिना आप किसी भी एग्जाम को पास नहीं कर सकते हो भाई, सीधा सी बात ध्यान रखो। ये चैप्टर तो है आपको कहीं छोड़ने वाला ही नहीं। इस चैप्टर के वेटेज की अगर बात करेंगे तो वेटेज के अकॉर्डिंग यह चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके लिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में, हर टॉपिक्स में, हर चैप्टर में, हर कॉन्सेप्ट में ये मोल कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। मतलब बिना मोल को समझे केमिस्ट्री को समझ पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए आपके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है इसको सीखना बहुत जरूरी है, और इसलिए हम आपके लिए ये चैप्टर लेकर के आए हैं, आपका फर्स्ट चैप्टर द मोल कॉन्सेप्ट। इसमें हम बहुत सारी चीजों को सीखेंगे, बहुत सारी चीजों को जानेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो जानेंगे वो क्या जानेंगे, मोल क्या है, इसका यूज क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है। तो आइए हम मोल को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं मोल। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मोल एक्चुअली में है क्या, फिर हम इसको डिफाइन भी करेंगे बाद में। एक्चुअली में ये मोल है क्या। देखिए मोल जो है एक नंबर है, आप ये कह सकते हो क्या है, ये एक नंबर है। कभी कभी आप पढ़ोगे, आगे हम पढ़ाएंगे आपको, आप मोल को नंबर टर्म में, मास टर्म में, वॉल्यूम टर्म में, तीनों में कैलकुलेट करोगे। तो हम जो डेली लाइफ पे यूज करते हैं यूनिट को, वो क्या होता है, वो होता है सर किलोग्राम, लीटर, या फिर हमारे पास होता है मीटर वगैरह, नहीं कुछ नंबर्स होते हैं। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है आपका, ये जो टर्म है आपके पास मोल, या अपने आप में एक यूनिट है। कहते हैं कि मोल इज द फिजिकल यूनिट ऑफ केमिस्ट्री। क्या कहते हैं, मोल क्या है, मोल इज द फिजिकल यूनिट ऑफ केमिस्ट्री। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, यह फिजिकल यूनिट है केमिस्ट्री का बाबू। और इन जनरल मोल्स की बात करेंगे नंबर टर्म में तो कहते हैं कि द ग्रुपिंग ऑफ 6.022 10⁻23 सिमिलर पार्टिकल्स इज नोन एज क्या, 1 मोल। मतलब नंबर टर्म की अगर बात करेंगे तो मोल क्या होगा, मोल एक वर्ड है। अभी हम बात कर रहे हैं केवल इस पर, जरा देखेंगे, फोकस करें, फिर हम सारी चीजों को सिस्टमेटिक में सीखेंगे। तो Na एक टर्म आएगा आपके सामने में, Na, यह सोडियम नहीं है, वहां पे स्मॉल a होता है तो सोडियम होता है, ये Na।
दिस इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर। कई बच्चों ने नाम भी सुना होगा, एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रोज नंबर। और इसका वैल्यू भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा। एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू 1 Na इक्वल टू कितना होता है? 1 Na इक्वल टू का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये जो वैल्यू है इसी को हम क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर। और इतने नंबर में अगर आपके पास कोई पार्टिकल मिल जाए, सिमिलर पार्टिकल, ध्यान रखना सिमिलर पार्टिकल्स, तो आप उसे क्या कहोगे? सर वो कितना है? वो 1 मोल है। जैसे आप मान लो आप क्या करते हो, आपके पास कोई 12 पीस, 12 पीसेस अगर आपको मिलता है सिमिलर थिंग्स, 12 पीसेस अगर आपको सिमिलर थिंग्स मिल जाते हैं तो आप उसे क्या कहते हो? सर आप इसे कहते हो इक्वल टू 1 डजन कहते हो। तो ये जो 12 पीस सिमिलर थिंग्स आपने कहा 1 दर्जन, 1 दर्जन की बात करते हैं अगर हम, तो सिमिलरली अगर हम इतने पीस में अगर सिमिलर पार्टिकल्स मिल जाए तो उसको क्या कहेंगे? 1 मोल कहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। एवोगाड्रो नंबर का क्या मतलब? इतना वैल्यू, ठीक है। और दूसरा, आप सिमिलरिटी दिखाओगे मोल की किससे? दर्जन से। ऐसा नहीं है कि हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया, 6 पीस ले लिया किसका? बनाना, और 6 पीस एप्पल ले लिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि सर वो 1 दर्जन फल है, मतलब 1 दर्जन फ्रूट्स तो कह सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते कि सर वो 1 दर्जन क्या है? बनाना है या फिर 1 दर्जन एप्पल है। तो इसलिए मेरे पास जिस तरह से हम वो बात नहीं कर सकते, ग्रुपिंग तो है, 12 पीसेस का ग्रुपिंग होता है दर्जन, बट सिमिलर पार्टिकल्स का, नॉट डिसिमिलर, नॉट डिफरेंट पार्टिकल्स। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि एक जैसी वस्तुएं होनी चाहिए। अगर 12 पीस एक जैसी वस्तुएं हैं तो उसको हम 1 दर्जन कहते हैं। सिमिलरली इतनी संख्या में अगर एक समान वस्तु मिल जाए, एक समान पार्टिकल्स मिल जाए, तो आप उसको क्या कहोगे? 1 मोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको क्या करना है? ध्यान में रखना है। आइए हम इसको जरा देखते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर मोल की बात करेंगे तो आप कह सकते हो कि नंबर टर्म में क्या होगा? नंबर टर्म में आप कह सकते हो कि सर द ग्रुपिंग ऑफ ग्रुपिंग ऑफ 6.023 into 10⁻23 similar particles is known as 1 मोल। क्या कहेंगे इसको हम लोग? 1 मोल कहेंगे। मतलब कि एक समान वस्तुओं का इतना समूह अगर होगा तो आप उसी को क्या कहोगे? 1 मोल कहोगे। और दूसरी बात, आप क्या ध्यान रखना है दूसरी बात मोल के बारे में, तो कहते हैं द फिजिकल यूनिट ऑफ केमिस्ट्री, द फिजिकल यूनिट ऑफ केमिस्ट्री इज मोल। ये जो आपके पास मोल जो वर्ड है, ये आपके केमिस्ट्री का क्या होता है? फिजिकल यूनिट होता है, भौतिक इकाई कहते हैं हम इससे। तो आपको पूछेगा कि सर नंबर टर्म में मोल क्या होगा, तो आप कहोगे सर कि 6.023 10⁻23 समान वस्तुओं, समान कणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। दूसरी बात आप क्या कर सकते हो? आप कह सकते हो कि सर मोल जो होता है वो क्या होता है? मोल रसायन शास्त्र की भौतिक इकाई होती। तो हम ये बात यहां पर कह सकते हैं। अब हम इसको और भी आगे ले चलते हैं। फिलहाल हम आपको अभी हम मोल के बारे में बहुत कुछ बताने जा रहे हैं आपको, धीरे धीरे करके हम इसका डेफिनेशन भी आपको, एक अच्छा वेल डिफाइंड डेफिनेशन भी आपको देंगे। फिलहाल अभी हम कुछ सीखते हैं। आइए फिर हम बात करते हैं अब
आगे हम बात करते हैं मोल कंसेप्ट में। तो हम कहते हैं कि मोल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, मोल कैन बी expressed in three terms, मोल को हम लोग तीन टर्म्स दिखा सकते हैं। वो तीनों टर्म्स कौन कौन से हैं? नंबर ए, मोल in terms of number, दूसरा नंबर बी, मोल in terms of mass, और नंबर सी, मोल in terms of वन। तो ये तीन टर्म हम लोग मोल पढ़ेंगे, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो इसमें ये जो टर्म है आपके लिए बाबू, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज आपको इसी टर्म का होने वाला है, मोल इन टर्म्स ऑफ मास का। इसका यूज उसके बाद होगा। इसका यूज रेयरली कभी कभी होता है, बहुत कम। जनरली गैसेस के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, तो हम वहां पर यूज करेंगे इसको। लेकिन फिलहाल हम एक एक करके तीनों टर्म में कैलकुलेट करना सीखेंगे मोल का मतलब, ठीक है। तो आइए हम आपके लिए कुछ बात करते हैं। हम एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहते हैं कि एक्चुअली में हम मोल को समझ कैसे सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए, आइए हम इस पर बात करते हैं, मोल पर। हम अगर नंबर टर्म की बात करेंगे तो हम सबसे पहले बात करते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, संख्या के विचार से, संख्या के लिए हम लोग संख्या में कैसे मोल कैलकुलेट करेंगे उस पर बात करेंगे। जैसे कोई चीज आपको दे दिया, नंबर में दे दिया सर 50 है, 20 है, 100 है, 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, नहीं 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 1 मिलियन, 2 बिलियन। तो इस तरह से आपको नंबर्स में दे दे और उसको क्या कन्वर्ट करेंगे मोल में, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो वहां पर आप इसको यूज करोगे। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन पहले लिखता हूं, पहले एक क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम लोग बात भी करेंगे, ठीक है। आइए हम बात करते हैं। हमने अभी पहले बताया कि इसमें क्या होगा, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर मतलब का मतलब क्या होगा? मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर का मतलब होगा सर 1 मोल इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 1 मोल इक्वल टू लिख सकते हैं सर 6.023 इंटू 10 पावर कितना 23 सिमिलर पार्टिकल्स, नहीं सिमिलर पार्टिकल्स। ये हम लिख सकते हैं। तो हम इसी को लेकर के हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन से आप समझने का प्रयास करेंगे कि इसका एक्चुअली में बात क्या करने जा रहे हैं। आइए हम वहां से फिर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। आइए आइए एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यही क्वेश्चन है हमारे पास।
पहला स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूं, नंबर 1 स्टेटमेंट है। नंबर 1 स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो ये है, कह रहा है कि 6.023 into 10^23 atoms of Zn equal to 1 mole Zn। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, जरा देखना, गौर से देखते रहना। दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं 3.011 into 10^23 molecules of H2O equal to 1 mole H2O। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट जो मेरे पास है वो है 2 multiplied by 6.023 into 10^23 ions of N3 minus equal to 2 moles of O minus minus। फोर्थ स्टेटमेंट है बाबू, क्या है 3.011 into 10^23 atoms of copper equal to 0.5 moles of copper। ठीक है, और मैं लास्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूं 2 multiplied by 6.023 into 10^23 molecules of CaCO3 equal to 2 moles of CaCO3। चलिए, तो ये 5 स्टेटमेंट आपके पास है। हमको क्या करना है, हमें करना ये है कि इस पांचों स्टेटमेंट में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है। क्या करना है, इस पांचों स्टेटमेंट में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है। कैसे बताएंगे, आइए हम बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, सबको देखते हैं। हमने बेसिक में क्या सीखा, हमने सीखा सर 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या, 1 मोल का मतलब 6.02 10^23 सिमिलर पार्टिकल, हमने ये सीखा। मेरे पास यही है, मेरे पास एक की है, एक ही चाबी है, इसी चाबी से सब ताले को खोलना है। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट मेरे पास कह रहा इतना पार्टिकल, दैट मींस कि 1 मोल तो यहां पे है। एटम्स ऑफ Zn इक्वल टू 1 मोल Zn, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा काम है। यहाँ पे इतना है, दैट मींस कि 1 मोल है। 1 एवोगाड्रो नंबर यहाँ पे दिया हुआ, दैट मींस कि 1 मोल। और यहाँ पे एटम्स ऑफ Zn है और यहाँ पर Zn मिला हमें, दैट मींस कि ये क्या है, बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो है 3.011 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इक्वल टू 1 मोल H2O। यहाँ पे देखिए, इस नंबर को हमने आधा लगभग कर दिया, तो मोल भी कितना होना चाहिए था, 50% हो जाना चाहिए था। यानी कि अगर यहाँ पे 1/2 होता या 0.5 मोल होता तो सही होता। यानी कि ये क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हमारे लिए हो गया।
नंबर 3, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर क्या किया हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स कि अब मोल भी 2 हो जाएगा, तो 2 मोल तो है यहाँ पे, तो ठीक होना चाहिए। बट एक दिक्कत है यहाँ पर, हमने नंबर आयन किसका लिया है, नाइट्रोजन आयन लिया हमने, नाइट्रोजन का आयन है यहाँ पर, बट यहां पे आपको मिल रहा है ऑक्सीजन का आयन, तो अब कैसे संभव हो, हम लेंगे केला, अब मिलेगा क्या हमको, सेब, नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम जिसका एटम या मॉलिक्यूल लेंगे उसी का हमको मोल भी मिलने वाला है, फिर हम इसलिए ये स्टेटमेंट नॉन करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। आइए फिर हम बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे, कह रहा है 3.011 एटम्स ऑफ कॉपर इक्वल टू 0.45 मोल्स ऑफ कॉपर, दैट मीन्स कि ये क्या होगा, ये सही होगा, क्योंकि हमने इस नंबर को आधा किया तो मोल भी आधा है, एटम जिसका लिए है उसी का मिलना हमको मोल। फिर आप देख रहे हो बाद में इतना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने कैल्शियम कार्बोनेट का, तो 2 मोल CaCO3 भी है, दैट मीन्स कि ये भी क्या होगा मेरे लिए सही होगा। तो ये 5 स्टेटमेंट से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम मोल को एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे, नहीं तो यहां से सीधा सीधी मतलब बनता है कि सर हमको अगर 1 मोल इक्वल टू इतना है, तो अगर हमको नंबर ऑफ मोल निकालना तो क्या करना होगा, सर जितने भी एटम्स दिए रहेंगे उसमें क्या करेंगे, इस नंबर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहां पर अगर ये 1 मोल आया है इसका मतलब है कि हमने इसको इतने ही से डिवाइड किया होगा तो 1 मोल आया होगा। यहाँ पे अगर 0.5 मोल आया है दैट मीन्स कि हमने क्या किया होगा, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड किया होगा तो जाकर के 0.5 आया होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं, डिजाइन कैसे कर सकते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, चलिए तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, फॉर्मूला क्या होगा, तो निकालने के लिए क्या होगा नंबर टर्म में, तो नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम लोग n से दिखाएंगे, स्मॉल n से, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, यानी कि n, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोज नंबर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा बाबू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23। तो मेरे पास ये एक फॉर्मूला बनता है मोल कैलकुलेट करने का, इस फॉर्मूला के हेल्प से मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा काम कर सकते हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू सर मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर टर्म में ये 2 फॉर्मूला ही क्या आपको ध्यान रखना है, मोल्स निकालना हो तो पार्टिकल्स में क्या करना है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है, अगर पार्टिकल्स निकालना है तो एवोगाड्रो नंबर को मोल से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मोल को कैलकुलेट कर सकते हो। हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे आगे वाले क्लास में, लेकिन अभी हम कुछ और बातें करते हैं। अब यहाँ पर पार्टिकल्स आ रहे हैं, कई बार आपके सामने पार्टिकल्स तो नहीं लिखे होंगे, अभी हमने एक भी पार्टिकल नहीं लिखा था इससे पहले, जो आपको मैं क्वेश्चन दिए थे स्टेटमेंट करेक्ट वाला चुनने के लिए, उसमें हमने किसी भी जगह पार्टिकल का यूज नहीं किया, हमने क्या किया, हमने एटम लिखा, मॉलिक्यूल लिखा, आयन लिखा। तो आखिरकार हम बात कैसे करेंगे, ये एटम, मॉलिक्यूल और आयन है क्या, आइए हम इस पर जरा बात करते हैं कुछ और बातें।
आइए देखते हैं। लीजिए हम बात करते हैं, हम पार्टिकल्स की जरा बात करते हैं अगर, तो आप याद करिए बेसिक क्लास में हमने आपको बताया था कि केमिकली आप क्या करते हो, मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, विच आर एटम्स, सॉरी एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर। और फिजिकली क्या करते हैं, केमिकली हम डिवाइड करते हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में, और फिजिकली किसमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस एक्सेट्रा। तो हम यहां पर बात करने वाले हैं 4 टाइप्स ऑफ मैटर का। वो कौन कौन, तो हम इधर लिखते हैं मैटर में कौन कौन आएगा आपके पास, हम इधर लिखते हैं पार्टिकल, यहां हम इधर लिखते हैं मैटर, और इधर लिखते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल। चलिए आइए हम बात करते हैं इसमें। मैटर में अगर आपके पास एलिमेंट हो, क्या हो, एलिमेंट अगर, तो मैटर में एक एलिमेंट होगा अगर, तो इसका एलिमेंट्री पार्टिकल होता है एटम। क्या होता है, एटम यानी कि परमाणु। तत्व का एलिमेंट्री पार्टिकल कौन होगा, परमाणु। एलिमेंट का एलिमेंट्री पार्टिकल एटम। मतलब क्या, मतलब कि अगर आपको एलिमेंट का मोल दिया होगा तो वहां पर हमेशा क्या कैलकुलेट करेंगे आप, नंबर ऑफ एटम्स, हमेशा कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम। भले क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछ रहा हो, वो हम आगे बताएंगे कैसे उसको करना है, लेकिन अगर आपको ये सिंपल सी बात ध्यान रखना है, एलिमेंट से हमेशा क्या मिलने वाला है, नंबर ऑफ एटम्स। माइंड में एकदम सेट कर लो कि एलिमेंट दे दिया, दैट मींस कि हमें नंबर हमेशा किसका मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एटम का। यहां से मॉलिक्यूल या आयंस की हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर एटम दे दिया तो किसका मोल निकलेगा, एलिमेंट का मोल निकलेगा, वाइस वर्सा। आप ध्यान रखेंगे इस बात को। दूसरा बात, अगर आपके पास कंपाउंड है, अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड से हमेशा क्या मिलने वाला है आपको, मॉलिक्यूल। क्या मिलने वाला है, मॉलिक्यूल मिलने वाला, हमेशा मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा हमेशा। किसी भी यौगिक की बात, जल की बात करेंगे हम, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे, नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे, इस तरह से जब भी कंपाउंड की बात करेंगे तो हमेशा क्या मिलने वाला हमको, मॉलिक्यूल, हमेशा मॉलिक्यूल मिलेगा इससे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि यौगिक से हमेशा क्या मिलने वाला आपको, अणु की संख्या मिलेगी आपको। और अणु की संख्या से हमेशा किसका मोल निकालेंगे आप, हमेशा आप यौगिक का मोल निकालेंगे। वही तीसरी बात करते हैं अगर हम, तो तीसरी बात हम करते हैं गैस का। तो गैस से भी हमेशा क्या मिलने वाला आपको, गैस से भी हमेशा आपको मॉलिक्यूल्स का नंबर ही मिलेगा। किसका नंबर मिलेगा, हमेशा मॉलिक्यूल्स का नंबर मिलेगा। ये आप ध्यान रखना। एक जगह आपको यहां पर कंफ्यूजन आएगा जब आप पढ़ोगे मोनोएटॉमिक गैसेस लाइक हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। तो वहां पे मोनोएटॉमिक गैसेस में क्या होता है, उसके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है, तो वहां पे मॉलिक्यूल और एटम का नंबर सेम होगा। लेकिन आप ये बात ध्यान रखेंगे, इन जनरल हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर द गैस। आप हमेशा क्या ध्यान रखना कि हमेशा गैस से आपको क्या मिलने वाला, हमेशा मॉलिक्यूल का नंबर मिलेगा। हम मॉलिक्यूल के नंबर से गैस का मोल निकालेंगे और गैस के मोल से मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। और नंबर 4 जो है वो क्या होने वाला है, तो आपके पास एक और पार्टिकल होता है, वो क्या होता है, वो होता है रेडिकल। रेडिकल, मूलक, जिसको हिंदी में कहते हैं मूलक। तो रेडिकल से क्या मिलेगा आपको, आयंस का नंबर मिलेगा, यानी कि जिस पर चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। 2 प्रकार के आयंस होंगे, केटायन या एनायन। पॉजिटिव चार्ज तो केटायन, नेगेटिव चार्ज तो एनायन। प्लस चार्ज हुआ तो केटायन और माइनस चार्ज हुआ तो क्या होगा, एनायन। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एटम से, एलिमेंट से हमेशा एटम मिलने वाला है, कंपाउंड और गैस से हमेशा मॉलिक्यूल मिलने वाला है, और रेडिकल से हमेशा क्या मिलने वाला है, आयन का नंबर मिलने वाला है। तो आइए हम 1-2 एग्जांपल करते हैं, फिर आज का लेक्चर हम समाप्त करेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम इस पर बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट
कैलकुलेट द नंबर ऑफ atoms present in 5 moles of सोडियम। लिखिए, क्या है, सोडियम के 5 मोल में क्या करना है आपको, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना। 5 मोल सोडियम दे दिया, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सिंपल सी बात है सर, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, अभी हमने फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू n इंटू एन ए। n इंटू कितना बताया था, na। लीजिए, n का वैल्यू आपको दे दिया है 5 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10 पावर कितना हो गया 23। कैलकुलेट कर लीजिए, हो गया आंसर। तो ये आपका आंसर होने वाला है 30.115। तो ये आपका आंसर होने वाला है, और ये बहुत ही आसान सी काम है, बहुत आसान काम है। तो इस प्रकार से आप नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट कर पाते हो। ठीक है, हम 1-2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं यहाँ पे, जिसको आप बनाएंगे और उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे या फिर मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। ठीक है, आइए हम 1-2 क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैं इसका आंसर बताऊंगा, आप सब कैलकुलेट करना, देखना कि मेरा सही हुआ या नहीं हुआ। फिर अगर कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको रिसॉल्व करूंगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ atoms present in 0.1 mole of ले लीजिए आयरन, Fe हम दे देते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है तो इसी तरह, लेकिन हम देखते हैं कितने स्टूडेंट बना पाते हो, इसको सोचने वाली बात है। आप इसको सोचना, ये तो अभी हम बता दिए, दूसरा क्वेश्चन आप सोच के बनाना, बनूंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट। कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स present in 10 moles of H2। अब यहाँ पे आपको सोचना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपाउंड दिया है, और कंपाउंड दे करके आपसे पूछना है नंबर ऑफ एटम्स। मेरी बात ध्यान रखेंगे, कंपाउंड से हमेशा मॉलिक्यूल मिलने वाला, एटम्स नहीं मिलने वाला। बट इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे कैसे, ये सोचना है आपको। देखता हूं मैं कितने स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।